नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये कहानी है हिंदू राजतंत्र के उन खोए हुए गणराज्यों की। एक ऐसी कहानी जो प्राचीन भारत के बारे में हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल दे। अच्छा, जब भी प्राचीन भारत का नाम आता है तो मन में क्या आता है? बड़े बड़े साम्राज्य, ताकतवर सम्राट, महाराजा, है ना? यही सब आता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है? क्या हो अगर उस दौर में शासन का एक और भी तरीका था? एक ऐसा तरीका जो किसी एक राजा के इर्द-गिर्द नहीं घूमता था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। 20वीं सदी की शुरुआत में किताब आई, नाम था हिंदू राजतंत्र। और इसने इतिहास की एक पूरी तरह से अलग ही कहानी हमारे सामने रख दी। ये किताब हमें एक ऐसे प्राचीन भारत की सैर कराती है जहां राजशाही एकमात्र विकल्प थी ही नहीं, और ये सब कुछ एक इंसान की खोज से शुरू हुआ। तो चलिए मिलते हैं उस विद्वान से जिसने इस भूली बिसरी विरासत को फिर से दुनिया के सामने लाने का बीड़ा उठाया। इनका नाम था काशी प्रसाद जायसवाल। बात है 1900 के शुरुआती सालों की। उन्होंने मानो एक मिशन ही बना लिया था, भारत की उस राजनीतिक विरासत को फिर से खोद निकालना जिसे वक्त की धूल ने लगभग पूरी तरह से ढक दिया था। उन्होंने अपनी किताब की भूमिका में क्या लिखा, जरा सुनिए। जिस मार्ग का प्रदर्शन किया गया था वो मार्ग बहुत दिनों से लोग भूल गए हैं। वो मार्ग फिर से ढूंढकर निकालना पड़ा था। ये सिर्फ एक विद्वान के शब्द नहीं है, ये खोए हुए रास्ते पर फिर से रोशनी डालने का एक संकल्प था। और जरा ये देखिए, उन्होंने अपनी ये पूरी मेहनत, अपना ये काम वृष्णि, कठ, वैशाल और शाक्य गणों की याद में समर्पित किया। ये वो गण थे, वो सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स जिनके संस्थापकों को भुला दिया गया था। तो ये सिर्फ एक डेडिकेशन नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के उन गुमनाम नायकों को एक सलाम है। तो सवाल ये है कि ये रास्ता हमें आखिर ले कहाँ जाता है? ये हमें सीधा ले जाता है वैदिक काल की सभाओं तक। एक ऐसा वक्त जब असली ताकत राजा के मुकुट में नहीं बल्कि लोगों की आवाज में हुआ करती थी। देखिए, वैदिक काल में दो बहुत खास सभाएं थीं, सभा और समिति। अब इसको ऐसे समझिए, सभा जो थी वो एक तरह से आज की राज्यसभा या काउंसिल ऑफ एल्डर्स जैसी थी, कुछ चुने हुए बड़े लोग। ये एक अदालत का काम भी करती थी। वहीं दूसरी तरफ थी समिति। ये थी आम सभा, मतलब पूरे कबीले के लोगों की सभा। और असली पावर सेंटर यही थी जहां सारे बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। और मजे की बात यह है कि ऋग्वेद में साफ साफ लिखा है कि एक सच्चे राजा को समिति में मौजूद रहना ही पड़ता था। ये कोई चॉइस नहीं थी, ये उसकी ड्यूटी थी, उसका कर्तव्य था। मतलब समिति के बिना राजा अधूरा था। इससे एक बहुत बड़ी बात साफ होती है, राजा कोई तानाशाह नहीं था। वो लोगों के प्रति, अपनी जनता के प्रति जवाबदेह था। लेकिन अब आती है सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात। इन सभाओं के पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी अपने राजा को चुनने की ताकत। और सिर्फ चुनना ही नहीं, उसे दोबारा चुनने की भी। जी हां, बिल्कुल सही सुना। वैदिक काल में राजाओं को समिति के जरिए जनता चुनती थी। असली पॉलिटिकल पावर यही तो थी। तो सवाल उठता है कि इन शुरुआती सभाओं से एक पूरी तरह से डेवलप्ड रिपब्लिक तक का सफर कैसे तय हुआ। चलिए देखते हैं कि यह कमाल का आइडिया वक्त के साथ कैसे और बड़ा हुआ। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन था। वैदिक काल ने इसकी नींव रखी, फिर आया उत्तर वैदिक काल जिसमें जैसे जैसे अलग अलग राज्य मतलब जनपद बनने लगे, ये सिस्टम और भी मजबूत होता गया। और फिर लगभग 600 ईसा पूर्व तक, यानी भगवान बुद्ध के समय तक आते आते पूरे भारत में गण और संघ नाम के फुल फ्लेज्ड रिपब्लिक्स फल फूल रहे थे। तो आखिर ये गण या संघ थे क्या? देखिए, गण शब्द का मतलब ही होता है संख्या या समूह, और पॉलिटिकल लैंग्वेज में इसका मतलब था रूल बाय मेनी, यानी एक ऐसा राज्य जहां शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं बल्कि बहुत से लोगों के एक समूह या उनकी सभा के हाथ में था। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एक रिपब्लिक। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ना? पर सवाल ये है कि असल में ये प्राचीन गणराज्य काम कैसे करते थे? इनकी डे टू डे फंक्शनिंग कैसी थी? चलिए अब जरा इस डेमोक्रेसी को एक्शन में देखते हैं। इनका जो तरीका था ना, वो आपको हैरान कर देगा। बहुत आधुनिक था। सबसे पहले सभा बुलाई जाती थी, फिर कोई प्रस्ताव रखा जाता था और उस पर होती थी खुलकर बहस। इसके बाद होती थी वोटिंग, जिसके लिए कभी कभी शलाका नाम की रंगीन लकड़ियों का भी इस्तेमाल होता था।
और आखिर में जो बहुमत का फैसला होता वही कानून बन जाता था। है ना कमाल की बात? तो इन गणराज्यों की क्या खासियतें थीं? जरा सोचिए, सारी पावर सभा के हाथ में, एक चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष मतलब इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, जैसे आज प्रेसिडेंट होते हैं, एक प्रॉपर लॉ और जस्टिस सिस्टम था, नागरिकता के नियम थे, और तो और डे टू डे काम के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद भी थी। ये सब सुन के ऐसा नहीं लगता जैसे हम किसी आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? तो अब जब हम इस पूरी कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, एक बड़ा सवाल मन में उठता है, क्या ये वाकई हमारे इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसे पूरी तरह से भुला दिया गया? तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे बड़ी बात कि प्राचीन भारत सिर्फ राजा महाराजाओं की भूमि नहीं थी, ये जीवंत गणराज्यों का भी घर था। दूसरी बात, ये गणराज्य प्रिमिटिव या आदिम नहीं थे, इनमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस थीं। तीसरी बात कि केपी जायसवाल का काम हमें इतिहास को एक नई नज़र से देखने के लिए मजबूर करता है। और आखिर में ये कहानी दुनिया भर में डेमोक्रेटिक थॉट की जड़ों के बारे में हमारी समझ को कहीं ज़्यादा गहरा बनाती है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूँगा। किसी भी समाज के लिए अपने डेमोक्रेटिक पास्ट के इतने ज़रूरी हिस्से को भूल जाने का आखिर मतलब क्या होता है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इतिहास की परतों के नीचे ऐसी और कितनी हैरान कर देने वाली कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतज़ार कर रही हैं।